नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तराखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी देहरादून की, जहां ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। अगली खबर भी देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री धामी ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से बात करेंगे। उत्तराखंड पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अजय कुमार त्रिपाठी उर्फ डॉक्टर अजीत कुमार त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने श्री शिव श्याम सेवा ट्रस्ट नाम से बैंक खाता खोल रखा था। इसी के जरिए वो लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़कर अभिनंदन ग्रुप वीआईपी ग्रुप नामक स्कीम चलाता था। वहीं आईपीओ और एफपीओ में भारी मुनाफे का लालच देकर लोगों से निवेश कराना और फिर रकम हड़प लेता था। आरोपी ने ASBPL नाम की फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाकर जनता से लगभग 44.50 लाख की ठगी की। पुलिस ने आरोपी से 5 बैंक पासबुक, 3 फर्जी पैन कार्ड, अलग अलग पहचान पर 2 आधार कार्ड सहित अन्य सामग्री बरामद की। देहरादून में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि ऑनलाइन फ्रॉड करके 44.5 लाख रुपए एक सीनियर सिटीजन है उनसे ठग लिए गए थे। इस संबंध में तफ्तीश के दौरान एक अजय कुमार त्रिपाठी है, ये इंदिरानगर गाजियाबाद से इनकी अरेस्टिंग हुई है और इसके द्वारा जो करंट अकाउंट बनाकर अपने हैंडलर्स, जो कि इसके टेलीग्राम चैट से पता चला कि कंबोडिया, थाईलैंड और चाइना उनके संपर्क में था और इसने अपने जो अकाउंट के क्रेडेंशियल्स उनको दे रखे थे और ये रकम उसके थ्रू ट्रांसफर हुई है, तो उसमें इसकी अरेस्टिंग हुई है और इसको इसके एवज में 2% कमीशन फ्रॉड अमाउंट का मिलता था। और कितने लोग सामने? अभी तक की पूछताछ में एक इसके साथ का और साथी है जिसका नाम सामने आया है। प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी उसको भी अरेस्ट कर लिया जाए और उसके लिए टीम ऑलरेडी काम कर रही है। और इसमें ये हैदराबाद से और एक और कौशाम्बी, हैदराबाद और कौशाम्बी 2 जगह से और ये वांटेड है और इसका करंट अकाउंट अगर किसी साइबर यूनिट या कहीं की पुलिस के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता था, तो ये दूसरी एनजीओ के नाम पे दूसरा करंट अकाउंट बना लेता था। तो इसके यहाँ से कई सारे पोस्टर रिकवर हुए हैं, जो कि अलग-अलग बैंकों से ये करंट अकाउंट बनाता था और टेलीग्राम के माध्यम से ये बाहर पे उनको अकाउंट भेजता था। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस पर परेड ग्राउंड स्थित बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल और खेल भावना समाज को ऊर्जा, अनुशासन और प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सीएम धामी ने बताया कि हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों ने प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में पहचान दिलाई है। समारोह में 250 से अधिक खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को लगभग 16 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी मनदीप कौर, अमीषा रावत और मनोज सरकार को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि दी गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेता शौर्य सैनी और अभिनव देशवाल को 30-30 लाख रुपए प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लगभग 6000 खिलाड़ियों को 5.5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति भी वितरित की गई। समारोह में सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, खेल परिषद उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी और अधिकारी मौजूद रहे। दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और ये बिहार और देश की संस्कृति के खिलाफ है। जिस प्रकार से 2 साहबजादों ने जो परलोक गमनवासी हो चुकी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माँ, जिन्होंने संपूर्ण जीवन भर मैं कहूँगा कि सत्यता से काम किया, सरलता से काम किया, मेहनत से काम किया और अपने बच्चों की परवरिश किस रूप में उन्होंने की पूरा देश जानता है। और उस गरीब माँ का बेटा आज जब देश का प्रधानमंत्री है और वो पूरी देश का नाम दुनिया के अंदर वैश्विक स्तर पर भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा है, तो ऐसे लोग जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं उनको पच नहीं पा रहा है और वो अपने संस्कारों को भूल गए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दे रहे हैं। निश्चित रूप से
ये गाली इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। चाहे बिहार की जनता लोकतांत्रिक तरीके से इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि इन्होंने एक गलत संस्कृति को पैदा कर दिया है। आज जिस प्रकार से गाली गलौज और जिस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का ये मंचों से प्रयोग कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता भी आज उसी दिशा में काम कर रहे हैं और उससे देश के अंदर एक गलत परिपाटी पड़ रही है, गलत संस्कृति पड़ रही है। ठीक है, देखिए वो हमारा सेकेंडरी चीज़ है। राहत सहायता की बात है, हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, जब भी हमने उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ भी उनसे कहा है या उनसे हमने अनुरोध किया है, तो उन्होंने हमेशा हमको भरपूर समर्थन दिया है, भरपूर सहायता दी है। इस बार क्योंकि क्षति का आकलन होगा, उसका एक प्रोसीजर है, उनकी टीम आएगी भारत सरकार की, वो टीम उसका जो क्षति का आकलन करेगी, उसके बाद रिपोर्ट बनाकर संयुक्त रूप से भेजेगी। और हमें पूरा भरोसा है और हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि हर संभव माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हमको आपदा के समय में पूरी मदद करेंगे। सर, देश के देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। देहरादून में राजपुर थाना क्षेत्र में हुई ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने महज 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने सनसनीखेज वारदात में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन और हत्या में प्रयुक्त लोहे का सरिया बरामद किया है। आपको बता दें कि 28 अगस्त की सुबह कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास बने एक निर्माणाधीन मकान में केयरटेकर का काम करने वाला 68 वर्षीय जरार अहमद संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने देखा कि मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं और खून बह रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और जांच शुरू की गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में 2 संदिग्ध युवक घटनास्थल के पास घूमते दिखे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को राजपुर क्षेत्र के आर्चिड पार्क के पास से गिरफ्तार किया, दबोच लिया। वहीं पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वे नशे के आदी हैं, नशे की पूर्ति के लिए चोरी चाकारी करते हैं। 27 अगस्त की रात करीब 2 बजे वे चोरी की नीयत से निर्माणाधीन मकान में घुसे। वहां सो रहे केयरटेकर की जेब से मोबाइल और 650 चोरी कर लिए। इस दौरान जब केयरटेकर की नींद खुली और उसने विरोध किया तो दोनों ने पास पड़ा लोहे का सरिया उठाकर हमला कर उसकी हत्या कर दी और पैसे व मोबाइल लेकर फरार हो गए। इस पूरे ऑपरेशन में थाना राजपुर और एसओजी ने विरोध किया। दोनों ने पास पड़े लोहे का सरिया उठाकर हमला कर उसकी हत्या कर दी और पैसे व मोबाइल लेकर फरार हो गए। इस पूरे ऑपरेशन में थाना राजपुर और एसओजी देहरादून की संयुक्त टीम शामिल रही। टीम में थानाध्यक्ष राजपुर, उप निरीक्षक शैकी कुमार, उप निरीक्षक दीपक द्विवेदी, उप निरीक्षक विजेंद्र कुमार समेत पुलिसकर्मी शामिल थे। कल कंट्रोल रूम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट के पास वहाँ पर एक निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा हुआ है, जिसके आधार पर फोरेंसिक टीम ने वहाँ पर जांच करी और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कहीं ना कहीं किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसके सर पे चोट लगी थी, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग से उसकी डेथ हो गई। समझ जानकारी के लिए चूँकि वह क्षेत्र वहाँ आसपास कहीं सीसीटीवी नहीं था, तो पूरे एरिया को एक फिगर बनाकर जहाँ जहाँ रास्ते उस घटनास्थल को आते थे वहाँ के सीसीटीवी चेक करने के उपरांत वहाँ पर 2 संदिग्ध लड़कों को जाते हुए देखा गया था। उसके आधार पर आसपास के क्षेत्र में उनकी पहचान की शिनाख्त की गई और पता चला कि वो लोग भी रात्रि से अपने घरों से फरार हैं। इसको देखते हुए आज जब उनको हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो समस्त घटनाक्रम उनके द्वारा बताया गया कि देर रात्रि वह छोटे मोटे चोरी करने के उद्देश्य से निकले थे और यहाँ पर निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति सो रहा था और उसके जो कपड़े टंगे थे उसमें से पैसे चुराने के लिए जब उन्होंने निकाल लिए उसके पैसे और मोबाइल, तो वो व्यक्ति जगने के बाद उनसे भिड़ गया और उनको छोड़ नहीं रहा था, जिस पर उन्होंने वार बचने के लिए अपने वार किया। एक सरिया वहाँ पड़ा था जिससे बाद में वहाँ से भाग गए। जिस सरिया से उन्होंने किया था वो भी सरिया हमने जो घटना में प्रयुक्त हुआ था वो भी झाड़ियों से उनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया। इसमें 2 लड़के जो प्रकाश में पवन और प्रवीण, ये दोनों काट बंगला क्षेत्र के पास के रहने वाले ही हैं, उस इलाके से भली भांति परिचित हैं और देर रात्रि में चोरी की नीयत से ही गए थे जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में भी जानकारी की जा रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इनका पूर्व आपराधिक इतिहास ज्ञात नहीं हुआ है। देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। देहरादून में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने धामी सरकार पर खनन माफियाओं को खुली छूट देने का आरोप लगाया है। मोर्चा के अध्यक्ष बोबी पवार ने कहा कि आरटीआई दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में 17 दिनों में 150 से अधिक स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट्स को नवीनीकरण की अनुमति दी गई, जबकि पर्यावरण और वन राजस्व विभाग को मंजूरी और निरीक्षण प्रक्रिया की अनदेखी की गई। कई आवेदनों में एक जैसी हैंडराइटिंग खत्म हुई या गैर मौजूद अनुमति और वन भूमि पर भी नवीनीकरण पाया गया। मोर्चा का दावा है कि इससे प्रत्येक प्लांट से 2 से 3 करोड़ रुपए वसूले गए, यानी 17 दिनों में लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए चुनावी फंड के लिए जुटाए गए। बोबी पवार ने कहा कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि उत्तराखंड की आत्मा पर हमला है और मुख्यमंत्री धामी खनन प्रेमी सरकार चला रहे हैं।
कहना चाहता हूं, क्योंकि इकट्ठा करना था, इसलिए पुष्कर धामी जी बाद में मुख्यमंत्री क्यों बनाए गए, इसके पीछे ये भी एक लॉजिक है कि जिस व्यक्ति ने इतना पैसा इकट्ठा करके दोबारा सरकार रिपीट करवाई और वो हारने के बाद मुख्यमंत्री बनना, वो केवल एक्सीडेंटली नहीं था, वो चीजें देखी गई कि कमाओ पुत्र। आजकल एक पेज चल रहा है वसूली मोर्चा अभियान के तहत। मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी ने इस प्रदेश के ऊपर सबसे बड़ा वसूली एजेंट बिठाया है, इस बात को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी कार्यालय ज्ञापन या शासनादेश किसी कानून का उल्लंघन कैसे कर सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि जो ये फर्में थी, इन्होंने जो स्क्रीनिंग प्लांट और स्टोन क्रेशर जो लगने थे, इनके नवीनीकरण का जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट थे, वन विभाग की एनओसी लेनी थी, इन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी लेनी थी, इन्होंने पर्यावरण विभाग से एनओसी लेनी थी, इन्होंने राजस्व विभाग से एनओसी लेनी थी, तमाम ऐसे और भी विभाग जिनसे एनओसी लेनी थी। पर इन्होंने शपथ पत्र लिया कि हमारी प्रक्रिया सारी पूरी हो चुकी है। इन्होंने ये नहीं देखा कि एनओसी है या नहीं है। आवेदकों से इस तर्ज के साथ शपथ पत्र लिए गए कि इन्होंने सभी मानकों को पूरा किया गया है। मानकों की जांच हुई नहीं हुई वो बड़ा सवाल है, परंतु नोडल अधिकारी राजपाल लेगा ने जो संस्तुति पत्र अपर निदेशक एलएस पैट्रिक को भेजे, उसमें यह लिखा गया कि हमने सभी दस्तावेज की स्क्रूटनी जांच सत्यापन करने की संस्तुति हेतु भेजा गया है, हमने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है और देख लिया है, जिसके बाद संस्तुति मिल गई। कितनी बड़ी लापरवाही है। सवाल ये उठता है कि जहां इस पूरी प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे, वहां मात्र 17 दिनों में 150 से अधिक स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग जो प्लांट है वो की परमिशन कैसे मिली। सवाल यह भी उठता है कि कई आवेदकों द्वारा जिस तिथि को आवेदन किया गया, उसी तिथि को नोडल अधिकारी द्वारा भी सभी दस्तावेजों की जांच कर ली गई और संस्तुति हेतु अपर निदेशक को भेज दिया गया और उसी दिन अपर निदेशक द्वारा एनओसी दे दी गई। एक मुख्यमंत्री बिल्कुल मुख्यमंत्री की मिलीभगत इसलिए हो रहा है कि मुख्यमंत्री ने आते ही केवल 1 महीने के लिए इस प्रकार की नीतियां बना दी गई कि केवल 1 महीने में ये काम होना है, और उसमें भी जो डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर लगते हैं उसकी पूरी चीजें नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ना कि बिना लेन देन के तो ये चीजें होंगी नहीं। और लेन देन में कौन ये बोलेगा कि आज मैं अटेजी लेकर जा रहा हूं या अटेजी ली गई है या दी गई है, तो ये समझ से परे हैं। परंतु मैं ये चाहता हूं कि अगर वास्तव में ये चीजें तो जांच करें इसकी। पैसा आया है चुनाव के लिए, कहां सा पैसा आया है, जिस प्रकार से पूर्व में जो क्या कहते हैं कि चुनाव के लिए जिस प्रकार सा एक खुलासा हुआ था कि कहां से पैसा आया है, तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार इस पे भी जांच हो जाए, पता लग जाएगा कितना खनन के लोगों ने कितना पैसा चुनाव से पहले पार्टी के खातों में दिया है। आप लोग या सरकार के स्तर पर आपको इस घोटाले का पता चल रहा है, मतलब आपको जानकारी मिली, तो आपने मंत्रालय से किसी भी तरह का संबंध जो है अपील किया है, आपने उसे प्रतिवेदन दिया कि इस संदर्भ में हमें ज्ञापन दिया? देखिए इस संबंध में मुलाकात भी होगी और इस संबंध में कार्रवाई ना होने की दशा में और कदम भी आगे बढ़ाए जाएंगे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार का ये मामला है बड़ा गंभीर है, और इस गंभीर मामले को देखते हुए हमने ये बात भी कही है कि अगर उत्तरांचल प्रेस क्लब से की गई प्रेस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो निश्चित ही दिल्ली के प्रेस क्लब या बिहार के प्रेस क्लब से ये आम जनमानस को बताया जाएगा कि भाजपा सत्ता में आने के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाकर बाद में प्रदेश के लिए किस प्रकार से हानिकारक है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। और मिलना किससे है आप ये बताइए, सारे अधिकारी संलिप्त हैं। एक आईएएस को संत को ये पता था कि मैं फंस जाऊंगा तो उसने दूसरे को नियुक्त कर दिया। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं। और दूसरी बात, ऊपर मुख्यमंत्री कौन कार्रवाई करेगा मुख्यमंत्री पर, और अगर मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं कर सक रहा है तो हम किससे मिले, आप ये बता दीजिए। ये बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप उत्तरांचल प्रेस क्लब के बाद सीधा दिल्ली या बिहार जाते हैं, बीच में यूपी को क्यों छोड़ देते हैं? यूपी में चुनाव नहीं है ना, यूपी में चुनाव नहीं है। जिस जगह पर चुनाव है उस जगह पर हम बताएंगे। ये तो भ्रष्टाचार से संबंधित बातें हैं ना। अरे तो रणनीति तो है नहीं। कितनी क्यों नहीं है, सबसे बड़ी सत्ता की लड़ाई है ना, और सत्ता की लड़ाई, ये भ्रष्ट सिस्टम जो लड़ना चाहता है, सत्ता पर काबिज होना चाहता है, वहां पर ये चीजें बताई जाएगी कि उत्तराखंड प्रदेश में भी इन्होंने इस प्रकार के लोग प्रलोभन दिए, उत्तराखंड प्रदेश में भी चुनाव से पहले इस प्रकार के वादे किए, पर चुनाव के बाद गद्दी पर बैठते ही इन्होंने क्या किया, ये बिहार की जनता को बताया जाएगा।
आपने ब्लेम लगाया है कि उन्होंने पैसा लेके और जी। INC दे दी, तो इसको सर आपने वो ज्ञापन दिया शासन को? अरे मैं ये बता रहा हूँ ज्ञापन किसे दें? जिस मामले में मुख्यमंत्री खुद संलिप्त हैं, ज्ञापन किसे दें? आप ये बताइए। होगी ना मुख्यमंत्री सम्मिलित है तो मुख्यमंत्री क्यों सम्मिलित नहीं है? मुख्यमंत्री के पास विभाग है, मुख्यमंत्री खुद विभागीय मंत्री है। मुख्यमंत्री की शय पर 1 महीने का एक नोटिस निकलता है कि इस महीने में ये चीजें होनी चाहिए, केवल 1 महीने के लिए वो मात्र उसकी वो वैधता होती है। ऐसा क्या है? कौन कर रहा है? बॉबी पवार कर रहा है या आप कर रहे हैं? मुख्यमंत्री करवा रहे जिनका विभाग है। किससे मिले बताओ? मुख्यमंत्री के ऊपर कोई चीज है तो बताओ। तो मुख्यमंत्री के खिलाफ ज्ञापन दे सकते हैं क्या? मुख्यमंत्री के खिलाफ हमने बोल दिया है मोदी जी से कि आपने उत्तराखंड में सबसे बड़े वसूली एजेंट के रूप में मुख्यमंत्री को बिठाया है और ये लगातार वसूली कर रहे हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, निश्चित तौर पर दिल्ली से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या बिहार से अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिससे वहां की जनता को बताया जाएगा कि भाजपा सरकार प्रदेश के लिए हितकार नहीं है, हानिकारक है। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।